हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कूलॉम्स लॉ हमको क्या बताता है? कूलॉम्स लॉ बात करता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल करते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में भी रिपल होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो इट मीन्स कि अगर हम कोई दो चार्जेस लेते हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, इस चीज का हमें नॉलेज होगी अगर हमें ये पता है। ओके, तो बात करते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। कि मान लीजिए हमने एक चार्ज ले लिया प्लस Q1 और सेकेंड चार्ज ले लिया प्लस Q2। हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया, हो सकता है दोनों नेगेटिव चार्ज हो, या आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एक चार्ज ले लिया हमने प्लस Q1, एक चार्ज ले लिया हमने प्लस Q2। अब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग R बोलते हैं। अब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस R है तो दोनों के बीच में एक फोर्स तो लगी रही है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स की रिपल्शन फोर्स लग रही होगी। तो फर्स्ट चार्ज पर, ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किधर लगेगी? रिपल्शन हो रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर होगी। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली एक फोर्स सेकंड चार्ज पर भी लगेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? अब कॉलम्स ने फर्स्ट लाइन में ही क्या बताया है कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से, वो कैसी लगेगी, मतलब किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। हो सकता है रिपल्शन है, ठीक है, हो सकता है फोर्स इस साइड लग जाए, हो सकता है फोर्स इधर लग जाए। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स ऑलवेज एक्ट along the line joining their center, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। जो भी पर्टिकुलर दो चार्ज होंगे उनके बीच में जो सेंटर लाइन ज्वाइन है, उसी लाइन के अलोंग में ही फोर्स हमेशा अप्लाई होगी। सेकेंड कंडीशन में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज Q1 बड़ा है तो फोर्स भी बड़ी हो जाएगी, अगर चार्ज Q2 बड़ा है तो भी फोर्स बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बड़े बड़े चार्जेस होंगे तो बड़े बड़े चार्जेस के बीच में तो फोर्स ज्यादा होगी ना। अब वो अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, कोई भी फोर्स हो, बट अगर अट्रैक्शन है तो भी ज्यादा होगी और रिपल्शन है तो भी ज्यादा होगी। इट मीन्स कि Q1 बड़ा हुआ तो फोर्स बड़ी होगी और Q2 बड़ा हुआ तो भी फोर्स बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? फिर इन्होंने बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब जो भी पर्टिकुलर चार्ज है उनके सेंटर से सेंटर तक के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, भाई दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, दूर दूर दो चार्ज रख दो, तो क्या होगा? उनके बीच में फोर्स कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी? स्क्वायर टाइम्स कम होगी। इसीलिए इसको एक आगे बोला गया है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इस पर भी एक पूरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, चलो ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये K क्या है? तो K कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है, बट कैसा कांस्टेंट है? सर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट K नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे। किस तरीके की मीडियम पे आप दो चार्जेस को रखे हो, उस तरीके की कंडीशन पे ये कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। बट ओवरऑल इस कांस्टेंट को हम फ्री स्पेस पर या फिर एयर पे या फिर वैक्यूम पे ही लेकर के करेंगे आज के लेक्चर में।
बिकॉज आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे कि मीडियम, अलग अलग मीडियम पे इस पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है के की वैल्यू को लर्न करना, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, कहाँ लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, पहले रफ कर देते हैं इसको। के की वैल्यू लर्न होनी चाहिए हमें। तो के की वैल्यू है हमारी कहां पर, फ्री स्पेस पर, वैक्यूम में या फिर एयर में। देखो वैक्यूम और एयर में दोनों में डिफरेंस हो सकता है, बट क्या होता है कि अप्रॉक्स वे में लेंगे तो वैक्यूम की वैल्यू ही हम एयर में भी पुट कर देते हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, बहुत बड़ी वैल्यू है, ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी, क्या यहां से आप निकाल सकते हो, के को सिंगल करो, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स का क्या हो गया न्यूटन, आर डिस्टेंस में इट मीन्स मीटर स्क्वायर, अपॉन कोलम इंटू कोलम इट मीन्स कोलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। कहां पे, फ्री स्पेस पे, या फिर वैक्यूम में, या फिर एयर पे, इस जगह की बात होगी तो हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। क्लियर है जो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए हमको एक ग्राफ समझना होगा कि फोर्स और सेपरेशन के बीच में क्या ग्राफ होगा। सेपरेशन क्या है, देखिए अभी आपने प्लस चार्ज Q1 लिया था, प्लस चार्ज Q2 लिया था, दोनों चार्जेस के बीच के सेंटर को आपने R बोला था। ये R ही आपका दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है। दो चार्जेस को सेपरेट कौन कर रहा है, ये R डिस्टेंस कर रही है। अब हमें पता है कि Q1 पर फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, Q2 पर भी एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। क्लियर है। अब क्या होगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर R, दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर डबल हो जाए, सपोज कर लो कि मान लो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R दिया है, अगर ये 2R होगा तो क्या फोर्स में कुछ इफेक्ट आएगा, ऑफ कोर्स। यहाँ पे आप चेक कर लो कि अगर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है और अगर दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो पहले फोर्स थी, जो फोर्स पहले थी F, तो उस फोर्स पर F डैश जो नई फोर्स होगी वो क्या होगी, प्रीवियस फोर्स की 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर R को आप बढ़ाते हो तो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, अगर डबल करते हो तो 4 टाइम्स कम हो जाती है प्रीवियस फोर्स के, ओके। और अगर आप मान लो इसको हाफ कर देते हो, सपोज कर लो कि आपने दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 R का होल स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, कि फोर्स, जो न्यू फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स के 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो पहले फोर्स लग रही थी उससे 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई अगर हमने डिस्टेंस कम कर दी, हाफ कर दी। क्लियर है। देखो कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि दो चार्जेस है, अगर दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा देते हो तो ऑफकोर्स फोर्स कम होगी, अगर पास कर देते हो तो ऑफकोर्स फोर्स बढ़ेगी। सिमिलर इसी को इसने एक्सप्लेन किया है इनवर्स स्क्वायर लॉ में। और इसका एक ग्राफ है कि देखो स्क्वायर टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी फोर्स ज्यादा कम होगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यस ऐसे बनेगा, ओके। तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर है। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, सो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये क्या है वेक्टर फॉर्म। भाई वेक्टर तो सबने पढ़ा होगा ना क्लास 11th में, नहीं पढ़ा है तो भैया क्लास 11 पढ़ लो आप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में क्या है, देखिए एक चार्ज प्लस Q1 था, एक चार्ज प्लस Q2 था, इन दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस R थी। मान लो हम मॉड R ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चार्ज से, ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज से अगर यहाँ का डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 का मॉड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। सिमिलरली अगर हम सेकेंड चार्ज से देखें फर्स्ट चार्ज पर, तो हम क्या बोलेंगे, R1 वेक्टर माइनस
R2 वेक्टर का मॉड। क्लियर है? फोर्स इस पर अप्लाई होगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? ठीक। अब इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या आएगा? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा था। ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म है, अब यहाँ पे जो हमारे दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हम किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में करना चाहें तो हम उसके साथ यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर लगाने के लिए आप मान लो फर्स्ट चार्ज लेते हो तो आप क्या करोगे, ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 है। ओके, तो अब इसको निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में करने के लिए अब आप क्या करोगे, तो अब इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। अब हम फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 निकाल रहे हैं। इट मींस कि चार्ज 1 पर जो फोर्स लग रही है सेकेंड चार्ज की वजह से, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका सेपरेशन रखना है। तो सेपरेशन इसका तो ये होगा ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। ओके, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालना तो आपको पता होना चाहिए, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। भाई हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है। तो सेम मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका यूनिट वेक्टर है, इसको ऐसे लिखना है तो क्या लिखोगे आप, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का व्हाट, मॉड। क्लियर है? अब एक बात समझ लो, ये जो R है ना, ये R तो ये वेक्टर फॉर्म में ही है। इट मीन्स कि अगर R की वैल्यू आप चेक करते हो तो R इज इक्वल टू व्हाट, R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही लिख सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये भी है तो ओवरऑल Q डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, अब ये देख लो आप, ये आपका फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 वेक्टर फॉर्म, ये है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होगा, R1 माइनस R2। अगर यहाँ इस चार्ज की बात करेंगे, अगर इस चार्ज की बात करेंगे तो क्या होगा, R2 माइनस R1, ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो अब के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड, ये लिख लिया। फिर के Q1 Q2 अपॉन, अब जो R था उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई, ये सेपरेशन ही है ना, तो अगर आपको इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हो गया आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है और एक ये है। क्लियर? और साथ में आपने क्या लिखा ऊपर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, बात करते हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती। इसी तरह आपने क्लास 11th में एक फोर्स पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या थी, G M1 अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स कि वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए सिमिलैरिटी क्या है, दोनों लॉज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों लॉ वैलिड कर रहे हैं। ओके, ये इनकी सिमिलैरिटी होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, देखिए दो चार्जेस के बीच में, मतलब दो चार्ज है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। बट दो मास के बीच में, दो मास के बीच में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा। दो मास के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन नहीं होता है। ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। और ये सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या हुई, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों देखिए दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ओके, क्लियर है। और है कि इसमें सिमिलैरिटी में और क्या हो सकता है सर, देखिए जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्स की जो फोर्स का एक्टिंग कंडीशन है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ही होगी। मतलब जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ओके, अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस की कंडीशंस में हम क्या बता सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ये डिपेंड करेगी किस मीडियम पे आप दो चार्जेस को रखे हो और उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे इट डिपेंड अपॉन मीडियम, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी it does not depend upon any medium, it does not depend any medium। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो किसी भी मीडियम पे रखो, उन दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सेम होगी। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा कि दो चार्ज जो आप रखे हो वो किस मीडियम पे रखे हो उसके अकॉर्डिंग ही उस फोर्स की कंडीशन चेंज होगी। क्यों, क्योंकि जो जी है, देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, ये के भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, बट ये जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कैसा था, ये डिपेंड करता था, किस पर डिपेंड करता था, मीडियम पे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। देखो के की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ई मत पढ़ना है इसको, ये क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग मीडियम पे हम कैसे रखेंगे। बिकॉज अभी के की वैल्यू तो हमारे लिए क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होने की वजह से उसके किसी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हर मीडियम पे सेम ही होगा। बट के डिफरेंट मीडियम पर अलग अलग वैल्यू होगी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाती है। तो इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये पॉइंट आप नोट कर दीजिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि ये जो +Q1 और +Q2 ले रहे हो आप, मतलब ये जो चार्जेस ले रहे हो ये कैसे चार्ज होंगे। देखो कूलॉम्स लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर। किस पर वैलिड है, पॉइंट चार्ज पे। अब कहोगे सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज इट मीन्स कि जो छोटी सी स्पेस में हो, बहुत छोटी सी स्पेस में हो, उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हो। अब देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज कर लो कि दो बड़ी बड़ी बॉल है और इस बॉल पर चार्जेस ही चार्जेस हैं, पूरे फैले हुए, क्लियर। तो अगर ये चार्जेस फैले हुए हैं तो क्या ये बॉल पॉइंट चार्ज होगी, इस बॉल को आप पॉइंट चार्ज बोल सकते हो। आप कहोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि छोटे से स्पेस पर जो चार्ज होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। या फिर ये कह सकते हो कि जो फैले हुए चार्ज नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होंगे, एक छोटे से स्पेस पे होंगे, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे। बट क्या ये बॉल पॉइंट चार्ज बन सकती है, ऑफ कोर्स बन सकती है। अगर ये दो बॉल हम ले लें, ये Q1 है और ये Q2 है, क्लियर। तो ये दो बॉल अगर हम ले लें और इसको बहुत दूर रख दें तो एक दूसरे के लिए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेंगे ना, दूसरे को तो ये पॉइंट ही दिखेगा, तो वो पॉइंट चार्ज भी बन सकती है। बट कब, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो, क्लियर। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, मतलब बहुत पास आ गए, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगी और यहाँ पर कूलॉम्स लॉ नहीं लगेगा। इट मीन्स कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज पर ही वैलिड होगी, क्लियर है। अब इस पर सेकेंड
लिमिटेशन क्या हो सकती है? देखिए कूलम्ब्स लॉ, अभी तक हम जितने भी चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, वो सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं। जरा आप देख लो Q1 और Q2 आपने एक जगह प्लेस किया, इट मीन्स दोनों चार्ज आपके रेस्ट पे है। अब देखो इसका जो लिमिटेशन है उसमें सेकेंड पॉइंट में यही बोला है कि अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे होते हैं, एक बोथ चार्ज आर प्लेस्ड एट रेस्ट, देन व्हाट, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड। तब यहां पर क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ वैलिड करेगा। हो सकता है नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि इफ एनी वन चार्ज इन मोशन, अगर मान लो Q1 मोशन में है और Q2 रेस्ट पे है, ठीक है, इफ एनी वन चार्ज इन मोशन देन ऑल्सो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड। तब भी वैलिड हो सकता है, अगर दो चार्ज में एक कोई भी चार्ज मोशन में है तो भी ये कूलम्ब्स लॉ उस पर वैलिड हो सकता है। बट कब नहीं हो सकता, इफ बोथ चार्जेस आर इन मोशन देन कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर पर्टिकुलर सिस्टम। मतलब जो पर्टिकुलर सिस्टम होगा जिसमें दोनों चार्जेस अगर मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ वहां पर वैलिड नहीं होगा। तो ये है आपकी लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन, कि इट ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज पर वैलिड नहीं होगा। किस पर नहीं वैलिड, ये कैसे चार्ज है, ये एक्सटेंडेड है। कब एक्सटेंडेड है, जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के बहुत ही पास है, मतलब नियर कंडीशंस में है, तब ये एक्सटेंडेड चार्ज होगा। अगर इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। क्लियर। एंड द सेकंड पॉइंट इज इफ बोथ चार्ज आर प्लेस्ड एट रेस्ट देन कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड। अगर दोनों चार्ज रेस्ट में प्लेस्ड है, मतलब रेस्ट में है, उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। अगर दोनों में से कोई एक चार्ज भी अगर मोशन में है और एक चार्ज आपका रेस्ट पे है तो भी यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। बट अगर दोनों के दोनों चार्ज क्या होंगे, मोशन में होंगे, तो क्या कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, नहीं होगा। क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। इट इज योर लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है, ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए समझ लो कि मान लो आपके पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। क्लियर। इन दोनों के बीच में सेपरेशन R होगी तो क्या होगा कि Q1 चार्ज पर Q2 की वजह से फोर्स लग रहा होगा और Q2 चार्ज पर Q1 की वजह से फोर्स लग रही होगी। अब सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज Q3 भी आ गया। अब क्या होगा, अब Q2 चार्ज पर Q3 की वजह से भी फोर्स लगेगी, Q1 चार्ज पर भी Q3 की वजह से फोर्स लगेगी। तो मान लो कोई एक चार्ज की बात कर लेते हैं, सेकंड चार्ज की, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड चार्ज है। सेकंड चार्ज की बात करते हैं। सेकंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और एक फोर्स इन दोनों के सेंटर के अलॉन्ग लगेगी थर्ड चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज पर, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3। अब बात आती है कि सर इस सेकंड चार्ज पर फर्स्ट की वजह से भी फोर्स लग रही है और थर्ड वाले चार्ज की वजह से भी फोर्स लग रही है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस पर कौन सी फोर्स होगी, तो इस पर नेट फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, नेट फोर्स लगेगी। और वो नेट फोर्स आप कैसे फाइंड करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझाने के लिए ये डेफिनेशन आप सबसे पहले याद कर लो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इन अ सम ऑफ एन चार्ज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द, देखो एन चार्जेस हैं, इसका पूरा सिस्टम है, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो किसी पर्टिकुलर वन चार्ज पर क्या होगी, इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम होगी ना, ये भी वेक्टर है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, दोनों वेक्टर है। वेक्टर सम ऑफ फोर्स टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, मतलब जितने भी रिमेनिंग चार्जेस हैं इस चार्ज को छोड़ करके जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, उनका वेक्टर सम करने पर जो फोर्स आएगी उसको हम लोग, वेक्टर सम करने पर जो फोर्स आएगी वो एफ नेट होगी और वही फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज पर अप्लाई होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक और कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। देखो Q1 और Q2 दोनों हैं, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रही है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। बट मान लेते हैं कि अभी Q3 चार्ज नहीं है तो Q1 पर Q2 पर कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। अब ये Q3 चार्ज के आने से क्या फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स लग रही थी उस पर कुछ इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा।
फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही थी सेकेंड चार्ज पर, वो सेम इफेक्ट, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, उतनी ही फोर्स लगेगी। बट क्या होगा कि थर्ड चार्ज की वजह से सेकेंड चार्ज पर एक फोर्स और लगेगी, और उस फोर्स की वजह से उन दोनों फोर्सेस के जो नेट फोर्स होगी उसके अलोंग ही ये मूव करेगा, या उसके अलोंग इस पर फोर्स अप्लाई होगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो भाई, दो चार्ज है, इन दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लग रही है। अब थर्ड चार्ज आ गया, थर्ड चार्ज के आने से सेकंड चार्ज पर उससे भी एक फोर्स लग रही होगी, बट जो पहले फोर्स लग रही थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो फोर्स उतनी ही लगेगी। बट इसके आने से इस पर एक फोर्स और आ गई, तो इसका नेट चार्ज बदल गया ना, इसका ओवरऑल एक नेट चार्ज होगा, जिसको हम कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम करके दोनों फोर्सेस का। क्लियर है? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें एक और चीज समझ लो कि एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F21 प्लस F23। भाई सेकेंड चार्ज की बात कर रहे थे, तो फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1, ये तो लगी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चार्ज के आने से क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 3, ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम आपको करना आता ही होगा। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का रूट, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ट्रायंगल है, इसके 1, 2 और 3 तीन वर्टेक्स हैं। अब इस पर फर्स्ट पर प्लस क्यू चार्ज है, सेकेंड पर भी प्लस क्यू है और थर्ड पर भी प्लस क्यू है। अब इन दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? ए है। यहाँ पे भी दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ए है, यहाँ पे भी दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ए है। अब पूछा है आपसे कि फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज 3, मतलब इस चार्ज 3 पर क्या एफ नेट लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। भाई इस पर चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले की वजह से इस पर थर्ड वाले पे क्या फोर्स लग रही होगी। फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1, और सेम मेथड से यहाँ पर भी फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2। ओके, अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो हमें निकालना है, उसी से हमें एफ नेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो ऑल वर्टिसेस क्या है? ए ए ए सेम है, इट मीन्स कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब इसका एफ नेट आपको निकालना है, तो पहले आप फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा? के। अब यहाँ पे क्या क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस में क्या होंगे? क्यू, एंड इट इज ऑल्सो क्यू, इट मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर। दिस इज योर फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। सेम मेथड से यहाँ पे भी आप चेक कर लो, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2, इसमें क्या होगा? के, इसमें क्या होगा? के होगा, Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Q2 और Q3 दोनों होगा, तो Q और ये भी Q है, इट मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटा? ए स्क्वायर है। तो दिस इज योर फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2। देखो दोनों वैल्यू सेम है, अगर दोनों फोर्स सेम है इट मीन्स कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो एफ नेट लगेगा ये एफ नेट कहाँ पे होगा? 30 डिग्री में होगा। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारा ये है कि देखो यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू द फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2। दोनों फोर्स सेम है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर हम एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट निकालेंगे तो क्या होगा? रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 60 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो दोनों F1 F2 दोनों तो सेम है, ये F1 है ये F2 है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि F प्लस F 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स 3F स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? F रूट 3। दिस इज योर F नेट। सो पुट द वैल्यू ऑफ F नेट, F रूट 3। अब आपको पता है कि फोर्स क्या है? दोनों सेम है ना, F1 F2 दोनों सेम था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3। दिस इज योर F नेट। किसका है F नेट? थर्ड चार्ज का। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है?
क्वेश्चन है आपका कि स्क्वायर, देखिए इधर देखिए, सपोज कर लीजिए ये एक स्क्वायर है आपका और इस स्क्वायर के वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, डी पर भी प्लस क्यू चार्ज है, सी पे माइनस क्यू चार्ज है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज प्लेस्ड सी। सी पर जो चार्ज प्लेस है उस पर एफ नेट क्या लग रही होगी। अब ये आपका होमवर्क है, प्लीज ट्राई करिए इसको घर।